हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे गुप्त साम्राज्य। आज देखते हैं इस वीडियो में थानेश्वर, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं आपके अपने टॉपिक पर। क्या तो थानेश्वर, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसी वीडियो में हम देख लेंगे थ्योरी और एमसीक्यू प्रश्न जो ऑनलाइन बाय क्वेश्चन के रूप में होंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन बाय क्वेश्चन। देखिएगा क्या तो इसका जो संस्थापक हैं थानेश्वर या पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक हैं कौन है तो पुष्यभूति हैं। कौन है? पुष्यभूति हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं थानेश्वर या पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है तो पुष्यभूति, या वर्धन वंश के संस्थापक कौन है तो पुष्यभूति हैं। देखिएगा पुष्यभूति के एक पुत्र हुए हैं प्रभाकर वर्धन। कौन हुए तो प्रभाकर वर्धन, जो मौखरी वंश का अंतिम शासक अवंती बर्मन का सामंत था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है प्रथम ईशान बर्मन जो थे कौन थे? कन्नौज थे। क्या थे? कहाँ थे? कन्नौज थे। देखिएगा इसी में देखेंगे प्रभाकर वर्धन। क्या तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए हैं, राजवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र हुए तो 3 पुत्र हुए, जिसमें से राजवर्धन सबसे बड़े हैं। उसके अलावा एक पुत्री हैं, राजश्री हैं, और ये क्या तो हर्षवर्धन है। क्या तो हर्षवर्धन है। देखिएगा प्रभाकर वर्धन ने जयश्री की शादी क्या तो अवंती बर्मन के पुत्र गृह बर्मन से कर दी। प्रभाकर वर्धन ने जयश्री की शादी अर्थात अपनी पुत्री की शादी अवंती बर्मन के पुत्र गृह बर्मन से कर दी थी। आप इसे ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा है शशांक गौन बंगाल और देवगुप्त उत्तरगुप्त मालवा कनौज पर आक्रमण कर राजश्री को कैद कर लिया था। अपने कब्जे में ले लिया था या बंदी बना लिया था। प्रभाकर बर्मन के समय उन्होंने आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए राजवर्धन को भेजा गया था। क्या तो कुरंगत दूत ने हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और माता यशोमती तसी की खबर सुनकर अपने राज्य वापस लौट गए। जिस समय प्रभाकर वर्धन विद्रोह दबाने जा रहे थे, कुसंगत दूत से हर्षवर्धन और अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और माता यशोमती की सती होने की खबर सुनकर वह वापस राज्य लौट गया था। देखिएगा आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ क्या तो देखिएगा राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तथा शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजगुप्त देवगुप्त की हत्या कर दी और देवगुप्त की हत्या शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तथा शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बच जाते हैं कौन तो हर्षवर्धन जो राजवर्धन के पुत्र थे। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ है और यह जो गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में बैठता है। यह जो है शिलादित्य और परम भट्टार परम भट्टार की उपाधि धारण करता है। इसकी जो पत्नी है दुर्गावती है। कौन है तो दुर्गावती। इसकी जो राजधानी है कन्नौज या कानबूज है। किसकी राजधानी तो हर्षवर्धन की राजधानी। देखिएगा
गौण नरेश शशांक को पराजित किया? गौण नरेश शशांक को पराजित किया दिवाकर मित्र, जो बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपने बहन राजश्री को खोज लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर ही 618 ईस्वी में हराया था। रवि कीर्ति का ये लोहल अभिलेख से पता चलता है। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन के नाटक क्या तो नागानंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन के जो नाटक है नागानंदन, रत्नावली क्या तो प्रियदर्शिका है। याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं क्या तो एक मिनट था देखिएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। प्राचीन भारत का अकबर भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। प्राचीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि हर्षवर्धन का अधिकार किस किस क्षेत्रों पर था। देखिएगा, कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर हर्षवर्धन का अधिकार था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, कश्मीर छोड़कर लगभग हर्षवर्धन का पूरे भारत पर अधिकार था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिएगा, हर्ष के दरबारी कवि कौन कौन हुए या रहे थे? हर्ष के दरबारी कवि हैं वानभट्ट, इसकी रचना कादम्बरी एवं हर्षचरित्र है। वानभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी है। आगे हैं मयूर भट्ट, इसकी पुस्तक है सूर्य शतक है। क्या? तो सूर्य शतक है। आगे क्या? तो देखिए मातांग दिवाकर है, इसकी पुस्तक है मयूर शतक है। क्या? तो मयूर शतक। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे हैं ह्वेन-सांग, जो चीनी यात्री थे। आप देख सकते हैं। देखिएगा, यह जो है 630 ईस्वी में आया, 645 ईस्वी तक रहा। 630 ईस्वी में आया, 645 ईस्वी तक रहा। देखिएगा, यात्रियों का राजकुमार शक्ति मुनि और नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है? तो ह्वेन-सांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि और नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है? तो ह्वेन-सांग को कहा जाता है। क्या? तसांग भी कहा जाता है। ह्वेन-सांग को तसांग भी कहा जाता है। ह्वेन-सांग ने 18 महीने नालंदा में क्या? तो नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया है। महायान शाखा का अध्ययन किया, अर्थात बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इसका जो कुलपति है, ह्वेन-सांग का जो कुलपति हैं शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। यहाँ 1 शिक्षक और 5 क्या छात्र थे। 1 शिक्षक पर 5 छात्र रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है? तो ये यात्रा विवरण जो है सीयू की पुस्तक है। यात्रा विवरण क्या? तो सीयू की पुस्तक है। ह्वेन-सांग की जीवनी जो है, ह्वेन-सांग की जीवनी क्या? तो हिबली ने लिखा है। लिपनि भी लिख दिया कहीं रहता है, हिबली ने लिखा। देखिएगा, सियूकी में जो वर्णन है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ बताया? तो कन्नौज बताया। कहाँ? तो कन्नौज बताया है। क्या है? द में व्यापार का केंद्र कहाँ है? तो कांची में है। हर्ष की सेना क्या? तो चतुरंगी है। हर्ष की सेना क्या? तो चतुरंगी है। देखते हैं क्या आगे क्या? तो हर्ष की सेना में अश्व सेना का सेनापति कुतल होता था। हर्ष की सेना में अश्व सेना का सेनापति कुतल होता था। हर्षवर्धन के कार्य महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रति 5 वर्ष में होता था। एक प्रयाग में और कहाँ? दूसरा कन्नौज में। एक प्रयाग में और दूसरा कहाँ? तो कन्नौज में। हर्ष के कार्य का महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रति 5 वर्ष पर होता था, प्रयाग और कन्नौज में। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म मानते थे, लेकिन बाद में
बौद्ध धर्म अपना लिए या मानने लगे। देखिएगा कुंभ मेला की शुरुआत, कुंभ मेला की शुरुआत जो है, अर्ध कुंभ मेला की जो शुरुआत होता है 6 वर्षों में होता है। कितना? तो 6 वर्ष में होता है। कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्षों में होता है। कहाँ? तो कितना? तो 12 वर्षों में होता है। महाकुंभ मेला का आयोजन कितना? तो 24 नहीं, महाकुंभ मेला का आयोजन पहले जो होता था कितना? तो 24 वर्षों में, लेकिन अब जो होता है महाकुंभ मेला का आयोजन कितना? तो 144 वर्षों के बाद होता है। 144 वर्षों का बाद होता है। अर्ध कुंभ 6, कुंभ 12, महाकुंभ पहले जो होता था कितना? 24, अब कितना हो गए हैं? तो 144। भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। देखिएगा, एक है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक, चौथा है कन्नौज। चौथा कहाँ थे? कन्नौज। देखिएगा, प्रयाग में जो लगता है गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में भी गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे प्रयाग किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिएगा, हर्षकालीन प्रशासन, हर्षकालीन प्रशासन। देखिएगा, राष्ट्र को देश या कहा जाए, देश या सम्राट, राष्ट्र को देश, देश का राजा सम्राट होता था। देश का राजा कौन? तो सम्राट होता था। प्रांत को भोक्ती कहते थे, प्रांत को भोक्ती कहते थे। उपारिक या राष्ट्रीय, उपारिक या राष्ट्रीय होते थे। हर्ष में, हर्ष चरित्र में, हर्ष चरित्र में लोकपाल शब्द मिलता है। हर्ष चरित्र में लोकपाल शब्द मिलता है। आगे है जिला, जिला को विषय कहा गया था, विषय कहा गया। विषय का अध्यक्ष विषपति होता था। कौन? तो विषपति होता था। तहसील को पाठक कहा गया है, इसका पाठकपति होता था, पाठकपति होता था। ग्राम को ग्राम ही कहा गया है, ग्राम छ, ग्राम छ पाटिल, ग्राम छ क्या? तो पाटलिक, ग्राम छ पाटलिक। इसे कुतल भी कहते थे, इसे कुतल भी कहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, हर्षकालीन महत्वपूर्ण तथ्य, हर्षकालीन महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, पुलिस विभाग के अधिकारी को दंड पाशिक या दांडी कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन क्या है? तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। मथुरा में सूती वस्त्र का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या है। तो हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, भांडी जो था प्रधान सचिव था। क्या? तो सिहांद क्या? तो सिहांद प्रथम सेनापति था, सिहांद प्रथम सेनापति था। कुंताल अश्व सेना का प्रमुख था। स्कंद गुप्त गज सेना का प्रमुख होता है। कौन? तो गज सेना का प्रमुख होता था। ये थ्योरी हम पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं हर्ष चरित्र में, अर्थात कुशभूति वंश या वर्धन वंश में ही, या वर्धन वंश में ही MCQ प्रश्न जो 1 लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में होंगे। आइए देखते हैं उसे भी। देखिएगा, 1 मिनट। आइए देखिए क्या? तो गुप्त उत्तरकालिया वर्धन वंश, गुप्त उत्तरकालिया वर्धन वंश। देखिएगा, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी, पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुए? तो हुनों के संघर्ष के कारण, हुनों के संघर्ष के कारण। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन था। आगे देखते हैं क्या? तो प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र हुए थे? प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए थे, एक राजवर्धन दूसरा हर्षवर्धन। एक राजवर्धन दूसरा हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राजश्री थे। क्या थे? राजश्री थे। जयश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से हुआ था, गृहवर्मन से हुआ। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बना है? तो राजवर्धन बना है। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बना है? तो राजवर्धन बना है। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की? तो गौंड नरेश शासक ने की थी, गौंड नरेश शासक ने की थी। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में। देखिएगा आगे क्या है। तो
हर्ष का दरबारी कवि कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया? तो लगभग 41 वर्षों तक। 41 वर्षों तक हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कन्नौज। कहाँ? तो कन्नौज बनाई थी। किस शासक ने अपना उपनाम शीलादित्य रखा? तो हर्षवर्धन ने रखा। हर्षवर्धन ने रखा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्ष के समय क्या बोले हैं? हर्ष के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया? तो हेनसांग आया था। हेनसांग, यहाँ हेनसांग दिया रहता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वाकाटक राजवंश क्या? तो वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? तो विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने की थी। 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो नर्मदा या रेवा नदी। नर्मदा या रेवा नदी। आगे देखिएगा क्या? तो 1 मिनट। हर्ष के समय क्या बोले हैं? हर्ष के समय भारत यात्रा पर, हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री हेनसांग का क्या? तो प्रवास काल था। क्या प्रवास काल क्या था? तो 606 से 612 ईस्वी। 606 से 612 ईस्वी। हर्षकालीन दरबारी कवि, हर्षकालीन दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट थे। किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना हुई थी? किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना हुई थी? तो हर्षचरित और कादम्बरी की। हर्षचरित और कादम्बरी की। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का ही निवासी था। किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्मृति हुई? तो हर्ष के काल। हर्ष के काल क्या? तो प्रतापशील हुन हिरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि किसने धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलते हैं? तो ये लोहल अभिलेख से मिलता है। ये लोहल अभिलेख से मिलता है। आगे क्या है तो देखिएगा क्या? तो शकलो तारपानाथ किसे कहा गया है? तो विनयदित प्लस हर्षवर्धन को। विनयदित और हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया? तो प्रयाग में किया था। कहाँ? तो प्रयाग में किया था। वर्धा वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा मौखरी शशांक की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। मौखरी शशांक की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नागानंदन के रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन है। नागानंदन के रचनाकार हर्षवर्धन है। आज भी भारत में हेनसांग की याद करने का मुख्य कारण क्या? तो शियुकी की रचना। शियुकी की रचना। हर्ष के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देखने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बतापी या बादामी के। बतापी या बादामी के थे। आगे की देखिएगा क्या? तो किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान का शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को। किसे? तो हेनसांग को कहा जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार भी होते हैं? तो किसने कहा? तो हेनसांग ने कहा है। हेनसांग ने कहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं। किसने कहा? तो हेनसांग होते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो विष्णु है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो विष्णु है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा सारनाथ के धर्म रेखा स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था। घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था। क्षेत्र की सिंचाई के लिए होता था। हर्ष काल में भूराजस्व की दर सीमा कितनी थी? तो
1/6 से 1/10 थे। 1/6 से 1/10 थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जितने भी हर्ष या पुष्यभूति वर्धन या वर्धन वंश से प्रश्न बनते थे, हम उन्हें सभी थ्योरी और 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में वर्धन वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।